उम्मीद कर रहा हूँ बहुत मेहनत कर रहे हो, मेहनत करते रहो, मेहनत का फल मीठा होता है, कभी खाली नहीं जाता है। मैं भी तुम्हारे साथ लगा हुआ हूँ। मैं बोर्ड जब तक एग्जाम ना होता है मैं आपके साथ रहूंगा। आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। चलिए सिर्फ हमारे डायरेक्शंस को फॉलो कीजिए अच्छे से, ठीक है। आते हैं इस क्वेश्चन में रिटायरमेंट का। ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन में। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनो। ए बी सी तीन पार्टनर है, तीनों का रेशियो है 3:2:1। ये इनका बैलेंस शीट गिवन है। फिर कहता है सी रिटायर्ड ऑन दैट डेट एंड ए एंड बी अग्रीड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन 5:3। ए और बी। तो जैसे ही रिटायरमेंट का क्वेश्चन हो, तुरंत एकदम स्टार्टिंग में क्या करो, आप गेनिंग रेशियो निकाल लो। ए और बी है, इनका ओल्ड रेशियो ए बी सी है, ओल्ड रेशियो 3:2:1 है। कहता है सी रिटायर कर गया, ए और बी बच गया, इनका रेशियो हो गया, कितना हो गया 5:3। ठीक है। तो आपको पता है जो रिमेनिंग पार्टनर होता है उसका हम लोग गेन निकालते हैं। तो यहां पे तुम लोग क्या करेगा, ए का पहले गेन निकालेगा, न्यू माइनस ओल्ड। न्यू है 5/8 और ओल्ड है 3/6। 8 और 6 का एलसीएम ले लो, 4 3 24। तो 8 3 5 जा 15 माइनस 12 इज 3/24। इसके बाद कर दो बी का गेन। बी का गेन हो जाएगा, न्यू है 3/8 और ओल्ड है 2/6। ये 24 आ गया, 8 3 3 जा 9 माइनस 8 इज 1/24। तो बच्चों गेनिंग रेशियो हमारा आ गया 3:1। सबसे पहला काम ये कर लो। अब आगे बढ़ जाओ। फिर कहता है कि देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ 30,000, देयर इज अ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन अमाउंटिंग टू 40,000। सी इज टू बी पेड 3 लाख इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। इसको अंडरलाइन करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी क्वेश्चन में लिखा रहेगा, देखो सी रिटायर कर रहा है तो फर्म तो उसको पे करेगा, और साथ में लिखा हुआ इन फुल सेटलमेंट हम उसको 3 लाख दे रहे हैं। मतलब ये कि उसका क्लेम 3 लाख से ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, सी इज टू बी पेड ₹3 लाख इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। तो यानी उसका जो एक्चुअल क्लेम है ये 3 लाख से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है। अब यहां पे एक चीज छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है, हिडन गुडविल। तो जब भी ये लिखा रहे कि सी इज पेड इन फुल सेटलमेंट, समझ लेना गुडविल जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा। तुमको ढूंढना पड़ेगा, उसको ऐसे निचोड़ के निकालना पड़ेगा। कैसे, वो अभी तुम मेरे साथ बनाओगे। ठीक है, ध्यान से। फिर कहता है कि C is to be paid immediately and for this sufficient cash is to be brought in by A and B in such a way that their capitals are proportionate to their profit sharing ratio। कहता C को जो 3 लाख देना है वो A और B मिलके देगा, और A और B को पैसा लाना पड़ेगा उसके लिए। और लाने के बाद फर्म में 2 चीज होगा, एक फर्म में 20,000 रुपया बच भी जाएगा, और A और B का जो कैपिटल है वो एज पर देयर न्यू रेशियो 5:3 के तहत हो जाएगा। ये दिमाग में रखना है। क्वेश्चन आसान है, बनाओगे मेरे साथ तो देखो बहुत इजी लगेगा। ध्यान से देखो। तो सबसे पहले मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने वाला हूं। ठीक है, विथ फुल कंसंट्रेशन। एक बार बढ़िया से समझ लो, फिर एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से बना लो। ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ 30,000 गिवन है, यानी क्रेडिटर था, अनरिकॉर्डेड था, उसको रिकॉर्ड करेंगे। लाइबिलिटी बढ़ रहा है, मेरा लॉस बढ़ रहा है, तो उसका एंट्री इस तरफ आ जाएगा, टू क्रेडिटर 30,000। और कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में रिवैल का, तो 30,000 ये लॉस आ गया। अब इस लॉस को ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये 30,000 है। बात आई ना समझ में, ये सर आ गई। अब इस 30,000 को हम ए बी और सी में ओल्ड रेशियो में बांटने वाले। 3:2:1 में इसको अगर हम बांट दें तो 15,000, 10,000 एंड 5,000 ये आ गया। अब यहां पे मैं देखता हूं मेरा रिक्वायरमेंट क्या क्या। प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है, तो हमसे कैपिटल अकाउंट मांगा है, तो मैं यहां पे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा। ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये हिडन गुडविल इसमें है तो इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन।
तो उम्मीद कर रहा हूँ सब कोई बहुत केयरफुली, बोर्ड का एग्जाम है, कोई मजाक नहीं है, ध्यान से मेरी बातों को सुन रहे हो और प्रोसेस को समझ रहे हो। ठीक है ना बाबू लोग? ये सर ठीक है, आप निश्चिंत रहिए। चलो ठीक है बाबू, तो ये पर्टिकुलर्स आ गया। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले बैठाऊंगा तीनों का कैपिटल बाय बैलेंस बीडी। ए का कैपिटल है 4,50,000, इनका है 3,30,000 और इनका है 2,70,000। इस लॉस को यहां ट्रांसफर कर दो, रिवैल के लॉस को, टू रिवैल अकाउंट। ये आ गया 15,000, ये आ गया 10,000 और ये आ गया 5,000। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आप ध्यान से देखो, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व गिवन है। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 1 लाख का गिवन है, लाइबिलिटी साइड में चेक करो 1 लाख का है, और कहता है कि एक्चुअल क्लेम जो वर्कमैन का आया है वो 40,000 का है। हजारों बार बता चुका हूं, फिर से एक बार समझा दे रहा हूं। 1 लाख रुपया आपके रिजर्व में है, वहां से 40,000 आप क्लेम में ट्रांसफर कर दीजिए, आपके पास बचता है 60,000। उस 60,000 को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे बाय WCR अकाउंट 60,000 को 3:2:1 में बांट देना है। 30,000, 20,000 और 10,000। एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स? देख लेता हूँ। गुडविल, यस, एसेट साइड में देखो गुडविल गिवन है, कितने का है? 90,000 का है। ये ओल्ड गुडविल होता है, और ओल्ड गुडविल को क्या करते हैं? राइट ऑफ करते हैं। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होता है? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल। तो यहां पे आप करोगे टू गुडविल, टू गुडविल। कितने का था गुडविल? 90,000 का था, और उसको आप 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 45,000, 30,000 और ये 15,000, ये आ गया। ठीक है, अब जो मैं स्टेप करूंगा वो हिडन गुडविल वाला स्टेप होगा, उसको बहुत ध्यान से आपको समझना है। ये सर हम लोग तैयार है, देखो कैसे, ध्यान से देखो। मैं यहां पे निकाल रहा हूं सी का क्लेम, सीज क्लेम। अकॉर्डिंग टू ये सारे एंट्री के बाद सी का क्लेम कितना आता है, तो उसके लिए क्या करोगे? क्रेडिट साइड को ऐड करो, 2,80,000 माइनस कर दो डेबिट साइड, ये आ रहा है 15 + 5 20। इसका मतलब हो गया कि इसका क्लेम है ओनली 2,60,000। बात कर लीजिए, सी का क्लेम है 2,60,000 और आप उसको पे कर रहे हो। सी इज पेड 3 लाख। इसका मतलब कि 2,60,000 उसका क्लेम है, इतना ही एंटाइटल्ड है सी, पर उसको हम ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं, 40,000 ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं। तो ये जो 40,000 आप उसको एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो, दिस इज नथिंग बट योर गुडविल। ये गुडविल आ गया 40,000 का। ठीक है, ये सी का शेयर इन गुडविल आ गया। अब बाबू सी शेयर इन गुडविल के लिए जर्नल एंट्री क्या पास करते हो, मेरे को बताओ, क्या जर्नल एंट्री पास करते हो? रिमेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। तो यहां पे अगर मैं इसका जर्नल एंट्री पास करूं तो रिमेनिंग पार्टनर है एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। अरे बहुत इजी है, बहुत इजी, बस एग्जाम में ये सब स्टेप्स याद रखना है। 2 सीज कैपिटल अकाउंट, 2 सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो आप सी में ये 40,000 भर दीजिए, और इसको ए और बी में ना गेनिंग रेशियो में बांटते हैं 3:1 में। तो ये आपका आ गया 30,000 और ये आपका आ गया 10,000। उम्मीद करता हूं ये बिल्कुल क्लियर है। यस सर, बिल्कुल क्लियर है। अब क्या करना है? ये जो एंट्री हमने पास किया है, ये जो एंट्री हमने पास किया है, इसको यहां पे ट्रांसफर करना है कैपिटल अकाउंट में, और ये कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगा। दिस विल बी अ कॉन्ट्रा एंट्री, है ना, क्योंकि दोनों तरफ कैपिटल अकाउंट है। तो इसको बैठाने का तरीका क्या होगा? 2 सीज कैपिटल अकाउंट, ए में बैठा दो 30,000 और बी में बैठा दो 10,000। फिर इस तरफ आ जाओ, बाय एस कैपिटल अकाउंट बाय बीस कैपिटल अकाउंट, और सी में बैठा दो 30,000 एंड 10,000। ये एक बहुत बड़ा काम था जो हम लोगों ने पूरा कर लिया, जो हम लोगों ने पूरा कर लिया।
अब वो आखिर का जो एडजस्टमेंट था वो दिमाग में है हमारे, क्या था कि सी का जो भी क्लेम आ रहा था उसको तुरंत पे कर दो, और पैसा किसको लाना होगा, ए और बी को लाना होगा, इस तरह से कि ए और बी का जो कैपिटल होगा वो 5:3 के रेशियो में हो जाएगा, न्यू रेशियो में, और फर्म में 20,000 रुपया रह भी जाएगा। तो इसका एक छोटा सा कैलकुलेशन है, ये आप हमारे साथ करोगे अभी बहुत ध्यान से, है ना। देखो तो मैं अभी यहां पे लिखता हूं, इसको बहुत प्यार से समझना। सबसे पहले आप यहां पे करोगे एज एडजस्टेड कैपिटल, ए का एडजस्टेड कैपिटल, क्रेडिट साइड जोड़ो, 480 माइनस 90, 3,90,000। इसके बाद बी का एडजस्टेड कैपिटल निकालूंगा, बी का इधर आ रहा है 350, माइनस करूंगा 30, 10, 40, 10, 50, ये बाबू 3 लाख आ गया। अब यहां पे लिखोगे सीज क्लेम, सी को मुझे कितने पैसे देने हैं, 3 लाख, ये मैंने 3 लाख लिख दिया, ये 3 लाख लिखा। अब इन तीनों को मैं ऐड करता हूं, ये 9,90,000 आ गया। इसके साथ ऐड करता हूं कैश टू बी रिटेन्ड, कि तुम्हें कितना पैसा फर्म में रखना है, तो लिखा हुआ है 20,000 रुपीज आपको फर्म में रखना है, विच मीन्स कि फर्म में टोटल पैसा होना चाहिए 10,10,000। इस पूरे कैलकुलेशन का यही मतलब हुआ, ठीक है। इनका कैपिटल इतना, इनका कैपिटल इतना, इनका इतना है, और 20,000 और रहना चाहिए, टोटल 10,10,000 रुपया रहना चाहिए, तभी फर्म आगे बढ़ सकता है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अब इसमें से क्या होगा, 10,10,000 में से सी को 3 लाख आप दे दोगे तो ये कैपिटल घट जाएगा, हाँ या ना, ये सर घट जाएगा। तो जैसे ही कैपिटल घटेगा बाबू तो बिजनेस भी घट जाता है, तो इसलिए फर्म ये चाहता है कि उसका ये सिचुएशन जो है वो इंटैक्ट रहे, है ना। अगर ये घटा दे हम तो बिजनेस भी घट जाएगा। तो अब अगर इस पैसे को हम इंटैक्ट रखना चाहते हैं तो इस पैसे का कंट्रीब्यूशन किसके तरफ से आना चाहिए, ए और बी, क्योंकि ए और बी ही रहेगा फर्म में, समझ पा रहे हो। तो यही एडजस्टमेंट है, ध्यान से देखो। अब मैं क्या करूंगा, यहां से माइनस कर दूंगा कैश इन हैंड। ऑलरेडी हमारे पास कितना कैश है, आप बैलेंस शीट में देखो दिया हुआ है 50,000, 50,000 रुपया ऑलरेडी कैश है, तो ये बच गया 9,60,000। अब ये कंट्रीब्यूशन आना चाहिए किसके तरफ से, ए के तरफ से और बी के तरफ से, किस रेशियो में, 5:3। इनका जो न्यू रेशियो था 5:3, यस। तो मैं यहां पे निकालूंगा पहले ए का कंट्रीब्यूशन, 9,60,000 इंटू 5/8, तो ये 6 लाख आ गया। अब बी का निकाल लो, 9,60,000 इंटू 3/8, दैट इज 3,60,000। ये इन दोनों का कंट्रीब्यूशन आ गया, समझ पा रहे हो, यस सर बिल्कुल आ गया समझ में। अब ध्यान से देखो, अब असल करनामा इसके बाद है, बहुत ध्यान से। तो ए का न्यू कैपिटल हो गया 6 लाख, यानी इतना कैपिटल उसका होना चाहिए, और अभी एट प्रेजेंट ए के पास है 3,90,000। देखो ध्यान से, ए का फर्म में कैपिटल होना चाहिए 6 लाख, पर है कितना, 3,90,000, यानी 2,10,000 रुपया और उसको लाना है, 2,10,000 रुपया और उसको लाना है। तो यहां पे उसका एंट्री हो जाएगा बाय बैंक 2,10,000। इससे इसको मैंने माइनस कर दिया तो 2,10,000 ये आ गया। सिमिलरली बी का देखो, बी का होना चाहिए 3,60,000, पर है कितना उसका कैपिटल अभी 3 लाख, पर होना चाहिए 3,60,000, यानी 60,000 बी को लाना पड़ेगा। तो ये 60,000 आप यहां पे डाल दो, समझ पा रहे हो। और जैसे ही ये दो काम होगा, ये और ये दोनों पैसा लाएगा, तो क्या क्या होगा फर्म में, क्या क्या होगा, दो काम हो रहा है। पहले तो हम क्या किए, सी को पे कर देंगे,
टू बैंक अकाउंट, ये 3 लाख रुपया सी का पेमेंट हो गया। पहला काम हमने कर दिया। और दूसरा काम क्या होगा कि ए और बी का कैपिटल उनके रेशियो के तहत हो जाएगा। बैलेंस सीडी में हम ये अमाउंट बैठा देंगे, ए का 6 लाख और बी का है 3,60,000। बात खत्म। अब ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट सम था 6 मार्क्स का। अब इसको टोटल कर लेना तो ये आ जाएगा 60 90 6,90,000 और इधर भी टोटल कर लो 6,90,000। इधर आ गया 3 50 4,10,000 और इधर भी टोटल कर लो 4,10,000। अब इसका टोटल हो जाएगा 280 प्लस 40 दैट इज 3,20,000 और इधर भी टोटल कर लो 3,20,000। उम्मीद करता हूं कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन बाबू आपके स्क्रीन में, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनो। दिव्या, तन्वी और रानी ये 3 पार्टनर है, 4:3:2 है। तो मैं दिव्या, तन्वी और रानी 4:3:2 इनका ओल्ड रेशियो है। चलो ठीक है। फिर कहता है कि तन्वी रिटायर कर गई। ठीक है, ये रिटायर कर गई। चलो दिव्या और रानी बच गई और इनका रेशियो 5:4 गिवन है, 5:4। तो मैंने तुम लोगों से कहा था कि सबसे पहले रिटायरमेंट में गेनिंग रेशियो निकाल लो। तो मैं यहाँ पे पहले दिव्या का गेन निकाल रहा हूँ। ठीक से बाबू, है ना। देखो 5/9 माइनस 4/9, सो ये 1/9 आ गया। इसके बाद मैं आर का निकालता हूँ। आर का गेन आ गया 4/9 माइनस 2/9, इट्स 2/9। तो आपका गेनिंग रेशियो आ गया 1:2। ये आ गया 1:2 गेनिंग रेशियो। क्लियर है? सबसे पहले ये काम कर लो। फिर कहता है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2.5 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years एंड एवरेज प्रॉफिट इज 1,80,000। देखो मैं स्टेप वाइज चल रहा हूँ, क्वेश्चन पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, मैं एक एक लाइन पढ़ के उसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ना टोटल गुडविल गिवन है, सॉरी टोटल गुडविल नहीं, एवरेज प्रॉफिट गिवन है। और क्वेश्चन में लिख रहा है कि आप जो यहाँ पे गुडविल निकालोगे, वो एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे निकालोगे। तो ये आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें पता है। तो हमें क्या करना होगा यहाँ पे, अच्छा एवरेज प्रॉफिट तो गिवन ही है डायरेक्ट, तो इसको भी निकालने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट में बैठा देता हूं 1,80,000 और नंबर ऑफ इयर्स परचेज भी देखो गिवन है 2.5। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 3 60 और 90 4 50 4,50,000 बाबू लोग, देखो ये हमारा गुडविल आ गया। अब हम क्या करते हैं गुडविल के ट्रीटमेंट में, जो रिटायर कर रही है तन्वी, उसका शेयर निकालते हैं, टी इज शेयर। तो टी का शेयर हो जाएगा 4,50,000 में से इसका शेयर निकालो 3/9 यानी 1,50,000 इनका शेयर आ गया। अब इसके लिए जर्नल एंट्री क्या पास करते हैं, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। तो रिमेनिंग कौन बच गया, डी और आर। तो यहां पे करोगे डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टीज कैपिटल अकाउंट। तो टी में आप यहां पे डाल दो 1,50,000 और डी और आर में आप इसको गेनिंग रेशियो में बांट दो। तो गेनिंग रेशियो 1:3 यानी ये आ गया आपका 50,000 और ये आ गया आपका 1 लाख। तो ये गुडविल का भी ट्रीटमेंट, मैंने क्वेश्चन भी पूरा नहीं पढ़ा और बनाता रहा। अब आगे पढ़ता हूं। फिर कहता है लैंड वाज अंडर वैल्यूड। मैं समझ गया कि ये रिवैल्यूएशन का चीज है, तो मैं यहां रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो बच्चों तुम देख पा रहे हो कि ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड वाला सम कितना पूछा जा रहा है। तो जब भी क्वेश्चन में ओवर वैल्यूड रहेगा यानी उसको घटाना है, अंडर वैल्यूड रहेगा तो उसको बढ़ाना है।
तो यहां पे कहता है लैंड वॉज ओवर वैल्यूड बाई 1,20,000, यानी जमीन को हमने 1,20,000 से ओवर वैल्यूड कर दिया था। अब उसको घटाना है तो मैं इस तरफ लिखूंगा टू लैंड 1,20,000। इसके बाद आता है स्टॉक ओवर वैल्यूड बाई, सॉरी, क्या लिखा हुआ है, लैंड वॉज अंडर वैल्यूड बाई 1,20,000, सॉरी अंडर वैल्यूड था, घटा हुआ था, अब उसको बढ़ाना है। तो मैं इधर करूंगा बाई लैंड 1,20,000। क्लियर है? फिर क्या कह रहा है, स्टॉक ओवर वैल्यूड बाई 43,000, स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया था, ज्यादा हो गया था, उसको घटाना है। तो एसेट घट रहा है, हमारे लिए लॉस है, इस तरफ करेंगे टू स्टॉक 43,000। ठीक है, ये आ गया। अब कहता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी मेड एट 5% ऑफ डेटर्स। बाबू यहीं पे जो है ना स्टूडेंट गलती करता है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा ध्यान देना। तुम्हारे क्वेश्चन में देखो डेटर कितना है 4 लाख और प्रोविजन कितना क्रिएट करना है 5%। तो अगर मैं 4 लाख का 5% निकालूं तो कितना आना चाहिए, ये 20,000 आना चाहिए। ठीक है, अब क्या है, क्या बैलेंस शीट में प्रोविजन है? तो बच्चे सिर्फ एसेट साइड में देखते हैं प्रोविजन, उनको पता रहता है डेटर में से लेस किया हुआ रहता है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। लेकिन इस क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर बैड डेट लाइबिलिटी साइड में दिया हुआ है। देखो लाइबिलिटी साइड में गिवन है, कितना है 15,000 और तुम्हें कितना चाहिए 20,000 चाहिए। गिवन है 15,000, चाहिए कितना 20,000, यानी 5,000 रुपए से प्रोविजन बढ़ाना है, लॉस बढ़ रहा है हमारा, तो इस तरफ आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये 5,000 आ गया। बात आई समझ में? यस सर, बिल्कुल आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन वाज एस्टिमेटेड एट ₹10,000। तो ये हर क्वेश्चन में आ रहा है, बोर्ड्स में भी आएगा, ध्यान से देखो। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व लाइबिलिटी साइड में गिवन है 40,000, लेकिन कहता है उसका क्लेम आया है मात्र 10,000। रिवैल्यूएशन से कोई मतलब नहीं इसका, यानी जो क्लेम है वो रिजर्व में से माइनस कर दो, जो 30,000 बच गया उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अभी मैं रिवैल्यूएशन को देखता हूं तो इस तरफ आ रहा है 1,20,000 और उसमें से ये 48,000 माइनस कर दो, यानी हमारा आ गया प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट को मैं इन तीनों में बांट देता हूं, डी, टी और आर में। ठीक है, और मैंने प्रॉफिट को क्या कहा था यहाँ पे लिखना, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो जरूरी है, प्रेजेंटेशन इज वेरी नेसेसरी। तो 1,20,000 में से 48,000 अगर माइनस कर दो तो बाबू देखो 72,000 आ गया इधर। अब इस 72,000 को तीनों में बांटेंगे 4:3:2 में, तो ये आ गया 32,000, 3/9 9 8 24,000, 2/9 8 और ये 16,000, ये आ गया। हमने रिवैल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब फाइनली हम लोगों को बनाना है तन्वी का कैपिटल अकाउंट। आओ बना लेते हैं तन्वीज कैपिटल अकाउंट। होपफुली ये क्वेश्चन समझ में आ गया। यस सर, बहुत आसान है। चल अब तन्वी का कैपिटल अकाउंट मेरे साथ बना। ठीक है, यहाँ पे सभी का नहीं बताया गया, सिर्फ कहा गया है कि तन्वी का बनाइए, और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आइडिया लगा लो किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे आराम से बैठा लेना है, बाय बैलेंस बीडी, बैलेंस शीट देख करके तन्वी का कैपिटल था 3 लाख था, मैं ये बैठा दिया। इसके बाद वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का इनको हिस्सा देना है। तो एक बार फिर से समझ लो, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में 40,000 पड़ा हुआ था और इनका क्लेम आया था वर्कमैन का 10,000। तो 40 में से 10,000 आप निकाल लोगे, 30,000 पार्टनर्स में बांटना है। तो तन्वी के हिस्से में कितना आएगा, तन्वी का शेयर कितना था, तन्वी का शेयर कितना था 2/9, सो 30,000 इंटू 2/9। एम आई करेक्ट? 10,000 इसका क्लेम था, 40,000 में से 10,000 चला गया, 30,000 को, अच्छा 3/9, तो 10,000 रुपया तन्वी के हिस्से में आ गया, ये 10,000 आ गया। इसके बाद मैं ये गुडविल वाला एंट्री करूंगा। तो
मैंने तुमको सिखाया कि ये जो गुडविल वाला एंट्री है ये कॉन्ट्रा एंट्री होता है, दोनों तरफ आता है, दोनों तरफ आता है। वो तब आएगा जब पार्टनर्स का, सारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओगे। अभी तुम्हें सिर्फ बनाना है तन्वी का, तो मैं इस तरफ एंट्री करता हूं, बाय डीज कैपिटल अकाउंट, बाय आर्स कैपिटल अकाउंट। ये 50,000 आ गया और ये 1 लाख आ गया। होपफुली क्लियर है। उसके बाद क्या करोगे, देखो रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है ये डेबिट में है, इसको क्रॉस पोस्टिंग कर दो। क्रेडिट में केवल आपको तन्वी का हिस्सा यहां पे लिखना है, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट तन्वी का है 24,000, वो मैंने यहां पे लिख दिया। क्लियर है। एक बार चेक करता हूं और क्या क्या रह गया। एसेट साइड चेक करो, कोई गुडविल नहीं है, कोई गुडविल नहीं है, सारा चीज हम लोगों ने कर लिया। वेल डन। चलो बच्चों अब इसको टोटल करो, तो ये आ गया 310, 360, 460, 4,84,000। इधर कुछ भी नहीं है। अब क्या है, इसको फिनिश कैसे करते हैं, ध्यान से देखो। क्या क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है कि आप तन्वी को इमीडिएटली पे कर रहे हो? पढ़ो क्वेश्चन को, क्या कहीं लिखा हुआ है कि तन्वी को आप इमीडिएटली पे कर रहे हो? नहीं लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये जो टोटल आ रहा है पैसा, इसको मैं तन्वी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। इट विल गो टू हर लोन अकाउंट, इट्स 4,84,000। आई होप दिस इज क्लियर। यस सर, बिल्कुल क्लियर है। तो मैंने तुम्हें रिटायरमेंट का 4 सम बताया, बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है। इसी टाइप का सम आएगा, इसको बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं रह सकता है। पहले सम में आपने लोन अकाउंट बनाना भी सीखा, दूसरा सम एडजस्टमेंट वाला था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चारों को आप बार बार बनाइए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर हो सके वो भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज डेथ ऑफ ए पार्टनर। बच्चों पहले इसके चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। डेथ ऑफ ए पार्टनर लगभग मिलता जुलता है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर के साथ। रिटायरमेंट में भी एक पार्टनर विलफुली छोड़ के जा रहा था और डेथ में अचानक किसी की मृत्यु हो जाती है। फर्क यही होता है दोनों चैप्टर में। जब भी कोई पार्टनर रिटायर करता है, आप देखोगे आपके स्टैंडर्ड 12 के लेवल पे, वो हमेशा बैलेंस शीट के डेट में रिटायर करता है, यानी ईयर के एंड में। लेकिन डेथ कभी भी हो सकता है, साल के बीच में भी हो सकता है, साल के बिगिनिंग में, अंत में, कभी भी। फर्क सिर्फ इतना है। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज आपको ये क्लियर कर दूं, आप नोट भी कर लीजिए कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल विल रिमेन द सेम। जो रिटायरमेंट में था वही सेम ट्रीटमेंट डेथ में भी होगा। एक एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे ए, बी और सी ये 3 पार्टनर है। सपोज करो बी डाइड, बी मर गया, तो बी का जो शेयर होगा गुडविल में, बीज शेयर इन गुडविल, इसके लिए हम जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। इसको दिमाग में रखना है। और ए और सी में आप लोग जो बी के शेयर को बांटोगे कौन से रेशियो में, गेनिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो निकालोगे कैसे, जैसे रिटायरमेंट में निकाल रहे थे, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ये कंसेप्ट है गुडविल का जो मैंने आपको बताया। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज हमें जानना है कि ए डिसीज्ड पार्टनर, जो बाबू मर जाता है, जो डाई करता है, उसको डिसीज्ड पार्टनर बोलते हैं। ए डिसीज्ड पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू, ए डिसीज्ड पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू, एक डिसीज्ड पार्टनर को क्या क्या चीज फर्म से मिलता है। सबसे पहला, नंबर 1, हीज कैपिटल। नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नंबर 3, हीज शेयर इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, यानी जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह। हीज शेयर
इन रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस, कुछ भी हो सकता है। नंबर 5, ही इज शेयरिंग गुडविल। नंबर 6, he is sharing profit till the date of death for current year। और इसमें लगा लो स्टार मार्क, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से समझो चीज को। अगर कोई पार्टनर मर जाए तो उसको क्या क्या मिलेगा? उसका कैपिटल मिलेगा, उस कैपिटल पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा, अगर डीड में है तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, इसका हिस्सा मिलेगा। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज से जो प्रॉफिट लॉस होगा उसका हिस्सा मिलेगा, गुडविल का हिस्सा मिलेगा। और उसके लिए एंट्री क्या होगा मैंने बताया, ही इज शेयरिंग प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ फॉर करेंट ईयर। ये अच्छे से समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। सपोज करो ए बी सी ये 3 पार्टनर था और बी की मृत्यु होती है 1 अक्टूबर 2022 में। तो ये 1 अक्टूबर 2022 कौन से फाइनेंशियल ईयर के अंदर आता है? 1/4/22 से 31 मार्च 23 तक के बीच में आता है, हाँ या ना? यस सर। और ये मर गया 1 अक्टूबर 2022 में। तो करंट ईयर में वो जिंदा रहा 1 अप्रैल से यहां तक, यानी 6 मंथ्स वो जिंदा था, फर्म के लिए काम भी किया। तो इस 6 महीने का प्रॉफिट उसको अति अवश्य मिलना चाहिए, मैंडेटरीली मिलना चाहिए। मानते हो? यस सर मानता हूं। इस 6 महीने का प्रॉफिट उसको मिलना ही चाहिए। तो वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, ही शेयर इन प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ फॉर करेंट ईयर। अब समस्या ये है, जो अकाउंट्स बढ़िया से पढ़ता है उसको समझना चाहिए कि सर हम इसको अभी प्रॉफिट देंगे कैसे 1 अक्टूबर को, बिकॉज प्रॉफिट तो हम निकालते हैं 31 मार्च में। तो अभी हम कैसे फर्म का प्रॉफिट दे देंगे? बिल्कुल सही जगह में निशाना है तुम्हारा। कैसे दे देंगे उसको प्रॉफिट? तो हम नहीं दे पाएंगे, बिकॉज करेंट ईयर का जो प्रॉफिट है वो हम अभी नहीं निकाल पाएंगे। तो हमें डिपेंड रहना होगा प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट पे। तो हम ये अज्यूम करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट हो रहा था इस साल भी उतना ही प्रॉफिट होगा, और हम उसके आधार पे उसको प्रॉफिट का हिस्सा दे देंगे। तो ये जो करंट ईयर का प्रॉफिट का हिस्सा इसको हम देते हैं, इसको कौन से बेसिस पे देते हैं? पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीसीडिंग ईयर्स प्रॉफिट। ये पहला हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीसीडिंग ईयर्स प्रॉफिट। दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट फ्यू ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे। और तीसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर यानी सेल्स। इसको दिमाग में रखना, सेल्स के बेसिस पे। क्लियर है? यस सर क्लियर है। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा? पहले सीखा कि जो मर गया उसका शेयर इन गुडविल का हिस्सा, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करेंगे। दूसरा हमने सीखा कि अगर कोई पार्टनर मर गया तो उसको क्या क्या चीज फर्म से मिलेगा। अब सवाल है सर उसको हम कब्र से कोड़ के तो निकाल के फिर तो नहीं देंगे, या फिर हिंदू है तो हमने उसको जला दिया तो फिर कहाँ से निकाल के देंगे सर? तो हम ये पैसे किनको देंगे? ये सारे पैसे हम उसके एग्जीक्यूटर को देंगे, उसके नॉमिनी को। इस चैप्टर में क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूटर। ठीक है, उसके नॉमिनी को क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूटर। इसको याद रखना, उसके एग्जीक्यूटर को हम लोग ये सारा पैसा देने वाले हैं। क्लियर है? अब हम डेथ ऑफ ए पार्टनर का सम्स आपको बताएंगे। चल बाबू, अभी जो मैंने कंसेप्ट तुमको सिखाया है तो इसको क्वेश्चंस इसका कैसे बनाएंगे वो ध्यान से देखो।
तुम्हारे स्क्रीन में क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। ए, बी और सी ये तीन पार्टनर्स हैं, तीनों का रेशियो गिवन है 3:2:1। द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31st March एवरी ईयर। बी डाइड ऑन 12th June 2023। तो जब भी डेथ का क्वेश्चन होगा पहले तुम ये डेट लिख लो, बीज डेथ 12 जून 2023। मतलब ये कौन से फाइनेंशियल ईयर में आता है? 1/4/2023 से 31 मार्च 2024 तक। इस साल वो मर गया 12 जून 2023। अगर इसको नहीं करोगे तो पछताओगे, ध्यान से, है ना, ये बहुत जरूरी है। तो 12 जून 2023। तो यहां से यहां तक देखो वो कितना दिन जिंदा रहा। अगर महीने के बीच में कोई डेट दिया रहेगा ना, या तो फिर डेज में निकालोगे, नंबर ऑफ डेज में कि वो कितना दिन जिंदा था। लेकिन अगर महीने के बिगिनिंग और एंड में मर रहा है तो फिर मंथ्स में निकालोगे, इसको याद रखना। तो अभी बीच में ही मर जा रहा है तो फिर ये कितना दिन जिंदा था? अप्रैल में 30 दिन, मई 31 और जून 12 यानी 61, 73 डेज। तो 73 डेज बी जिंदा रहा और इस 73 डेज का प्रॉफिट उसको मिलना चाहिए इस साल। चलो ये क्लियर हो गया, फिर आगे बढ़ते हैं। ऑन बीज डेट द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 60,000। तो टोटल गुडविल गिवन है 60,000 और मैंने कहा तुमसे कि बिल्कुल रिटायरमेंट की तरह इसका ट्रीटमेंट करोगे। तो टोटल गुडविल गिवन है 60,000। यहां से बी का शेयर निकाल लेना है, बीज शेयर। तो बाबू देखता हूं बी का शेयर है 2/6 बिकॉज 3:2:1 गिवन है ए बी सी का। तो बी का हो जाएगा 2/6 इंटू 60,000। तो ये 20,000 आ गया, है ना, बी का शेयर आ गया 20,000। अब इसका जर्नल एंट्री क्या करते हैं? रिमेनिंग टू डिसीज्ड। तो रिमेनिंग कौन बचा? ए और सी। तो इसके लिए एंट्री करोगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ये चला गया बी 20,000। अब इसको ए और सी में गेनिंग रेशियो में बांटेंगे, पर अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं रहता है तो आप जो है इसको ओल्ड रेशियो को ही गेन मान लेना। तो मैं देखता हूं कि न्यू रेशियो गिवन है क्या? नॉट गिवन है, कहीं नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब हमारा जो ओल्ड रेशियो है ए और सी का 3:1, उसी रेशियो में मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, यानी 15,000 और 5,000। होपफुली सबको ही बांट लोगे। ये गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। चलो आगे बढ़ता हूं। फिर कह रहा है on B's death his share in the profits of the firm till the time of his death was to be calculated on the basis of previous year's profit which was 1,50,000। जो मैंने समझाया था कि ये जो 73 डेज अभी इस साल ये जिंदा था, तो इस 73 डेज का प्रॉफिट उसको मिलना जरूरी है। तो इस साल तो प्रॉफिट अभी निकला है नहीं, तो हम पिछले साल प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे इस साल का प्रॉफिट निकालेंगे। तो वो कैसे होगा? तो देखो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट गिवन है 1,50,000। ध्यान से देखना। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं बीज शेयर इन करेंट ईयर्स प्रॉफिट इक्वल टू 1,50,000। ये प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है, ये पूरे साल का प्रॉफिट है। प्रीवियस ईयर मतलब पूरे साल का। हमें निकालना है 73 डेज का। तो मैं क्या करूंगा? 73 डिवाइडेड बाय 365 कर दूंगा। और अगर ये मंथ में आता, मान लो 2 मंथ्स आता, तो 2/12 कर देता। समझ रहे हो? इनटू अब ये जो 73 डेज में हमने कन्वर्ट किया प्रॉफिट को, इसमें तीनों पार्टनर का हिस्सा है। तीनों पार्टनर का हिस्सा है। मुझे चाहिए किसका हिस्सा? इसमें से बी का हिस्सा जो मर गया। तो बी का है 2/6। तो यहां कर दो 2/6। अब इसको निकालते हैं। इसको काटेंगे तो 5 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 3 आ जाएगा। 5 से इसको काट देंगे तो ये 30,000 आई थिंक, ये 3 5 या 15, और 3 से इसको काटेंगे
तो 10,000 रुपया इसका हिस्सा आ गया। अब सवाल है, क्या सर ये इसका एक्चुअल हिस्सा हुआ? एक्चुअल हिस्सा तो तब मिलेगा जब इस साल का एक्चुअल प्रॉफिट हम निकालेंगे। अभी तो ये एजम्पशन में निकाले कि पिछले साल जो प्रॉफिट हुआ था मान लिए कि इस साल भी उतना ही होगा, तो इसलिए इसका जो जर्नल एंट्री हम लोग पास करते हैं वो पास करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ये 10,000 रुपया अभी फर्म क्या करेगा, इसको सस्पेंस अकाउंट में डाल देगा, और जब एक्चुअल प्रॉफिट हम लास्ट में निकालेंगे तो इस सस्पेंस को हटा के जो एक्चुअल प्रॉफिट होगा वो दे देना है। फिलहाल के लिए मुझे सस्पेंस अकाउंट में इसको डाल देना है। होपफुली क्लियर है। अब देखते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या मांगा था, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमने कर लिया, एंड नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर शेयर इन प्रॉफिट वो भी कर लिया। उम्मीद करता हूं ये बिल्कुल क्लियर है। ये सर बिल्कुल क्लियर है। अब आता हूं आपको लेके नए सम में। ये रहा बाबू आपका दूसरा क्वेश्चन, आओ बनाते हैं डेथ का। देखो क्या कह रहे हैं इसमें, एक्स वाई एंड जेड ये तीन पार्टनर्स हैं, तीनों का रेशियो है 2:2:1। द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31st March एवरी ईयर। वाई डाइड ऑन 24th June 2018। तो मैंने सबसे पहले कहा आपसे कि ये निकाल लो, y जो है एक्स वाई जेड, पहले ये लिख लो। अब इन तीनों का रेशियो गिवन है 2:2:1। बहुत बढ़िया, चलिए y मर गया, y डाइड, कब मर गया इसका डेट यहाँ पे डाल दो। y मर गया 24 जून 2018, 24 जून 2018। तो बाबू ये बताओ ये जो साल है ये किस फाइनेंशियल ईयर के अंदर आता है? 1/4/18 से 31 मार्च 19 के बीच आता है। तो ये जो डेट है ना इसके बीच आ गया। तो यहां से यहां तक देखते हैं कितना मंथ वो जिंदा रहा, कितना दिन वो जिंदा रहा। अप्रैल में 30, मई 31, जून में तो मर गया, जून में 24 दिन। तो टोटल कर लो 61 + 24, 85 डेज आ गया। 85 डेज वो इस साल जिंदा रहा। अब आगे बढ़ो, फिर कह रहा है कि वाई शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ डेथ फ्रॉम द लास्ट बैलेंस शीट वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। बच्चा लोग, अब कह रहा है कि ये जो 85 डेज जिंदा था, इस 85 डेज का जो प्रॉफिट इसको मिलेगा वो टर्नओवर के बेसिस पे मिलेगा, सेल्स के बेसिस पे मिलेगा। अब जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझना, कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो इसके लिए मुझे 3 चीज चाहिए होता है, ध्यान से देखो। पहला सेल चाहिए होता है प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर यानी 1/4/17 से 31 मार्च 18 तक का। दूसरा मुझे चाहिए होता है प्रॉफिट प्रीवियस ईयर का, प्रॉफिट 1/4/17 से 31 मार्च 18 तक का। और तीसरा चीज चाहिए होता है सेल्स करेंट ईयर का, 1/4/18 से जब तक वो जिंदा था, 24/6/18। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तुम ये तीनों चीजों की तलाश करोगे, ये 3 चीज की तलाश करोगे। अब ढूंढो क्या क्वेश्चन में ये तीनों चीज गिवन है। देखो क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। तो सबसे पहले सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 17-18 वाज 15 लाख, इसका दिया हुआ है 15 लाख। चलिए बहुत अच्छा है। क्या उस साल का प्रॉफिट भी गिवन है? एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग दैट ईयर इज 3 लाख, बिल्कुल गिवन है, ये 3 लाख गिवन है। चलो ये भी गिवन है। क्या सेल्स करंट ईयर का गिवन है जब तक वो जिंदा था? यस, ये भी गिवन है 2 लाख, ये भी गिवन है 2 लाख। चलो देखो ये 2 लाख गिवन है। क्लियर है? बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। अब देखो मैं कैसे निकालता हूं। तो सबसे पहले ऐसे केसेस में आप क्या करोगे, रेट ऑफ प्रॉफिट निकालोगे कि किस परसेंट से ये फर्म प्रॉफिट कमाता है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, हम लेंगे प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट 3 लाख, प्रीवियस ईयर का सेल और इनटू कर देंगे 100 से। तो ये ना आ गया मेरे पास 20%। यानी ये क्या डिनोट करता है, सब अकाउंटेंसी के स्टूडेंट हो ध्यान से समझो कि अगर कोई भी अमाउंट मेरा सेल का हो उसका 20% हमारा प्रॉफिट होता है। कोई भी अमाउंट हमारा सेल का हो उसका 20% हमारा प्रॉफिट होता है। ये
तो करंट ईयर में जब तक वो जिंदा था कितना सेल था 2 लाख। तो हम यहां से निकाल लेंगे करंट ईयर्स प्रॉफिट। तो 2 लाख रुपए का सेल था और फर्म ने किस रेट से प्रॉफिट कमाया 20%, ये आ गया। तो जब तक वो जिंदा था यानी 85 डेज का ये प्रॉफिट आ गया 2 लाख का 20%। अब इसमें से मुझे देना है हिस्सा, कौन मर गया था, कौन मर गया था, y। तो y का हिस्सा था 2/5, तो ये 2/5 हिस्सा इनको दे देंगे 0 0 0 0 और ये 4,000 इंटू 4 ये 16,000 इसका आंसर हो गया। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि ये तुम सीख गया कि कैसे निकालते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आने वाला है, आता है, हमेशा आया है, तो इसको बढ़िया से आप कर लेंगे। 16,000 इसका। अब इसका जर्नल एंट्री कर लेंगे। तो जर्नल एंट्री हो जाएगा P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। तो ये 16,000, ये 16,000 आ गया। होपफुली दिस इज क्लियर। आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन में, देखो फिर क्या कह रहा है। ऑन वाइज डेथ goodwill of the firm was valued at 1,20,000. The total amount payable to Wise executor on his death was 1,75,000. This amount was paid to them on 15 July 2018. अब कहता है जिस दिन वाई की मृत्यु हुई उस दिन फर्म का गुडविल था 1,20,000 का। तो गुडविल का ट्रीटमेंट वी नो हाउ टू डू। चल बनाते हैं, गुडविल को यहाँ पे सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। तो गुडविल का ट्रीटमेंट तो मैंने आपको सिखाया है। यहां पे हम करेंगे टोटल गुडविल पहले ले लेंगे। क्वेश्चन में गिवन है टोटल गुडविल कितना गिवन है, टोटल गुडविल गिवन है, टोटल गुडविल गिवन है 1,20,000, 1,20,000 ये हमारा टोटल गुडविल गिवन है। अब इसमें से तुम y का शेयर निकाल लो। तो 1,20,000 इंटू 2/5 दैट इज 48,000। अब इसके लिए जर्नल एंट्री पास कर लो। एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, ये 48,000 आ गया। और एक्स और जेड में इसको गेनिंग रेशियो में बांटते हैं। तो चूंकि क्वेश्चन में न्यू रेशियो नॉट गिवन है, एक बार चेक कर लेता हूं, हाँ जी, न्यू रेशियो नॉट गिवन है। चलो ठीक है, न्यू रेशियो गिवन नहीं है तो हम ओल्ड को ही गेन मान लेंगे, एक्स और जेड को गेन मान लेंगे और 2:1 के रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यानी ये आ जाएगा 32,000 और ये आ जाएगा 16,000। होपफुली दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। यस सर, बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, फिर क्या कह रहा है। द टोटल अमाउंट पेबल टू वाइज एग्जीक्यूटर on his death was rupees 1,75,000. This amount was paid to them on इतना, pass the necessary journal entries for the above transactions. तो इन दोनों ट्रांजैक्शन का तो हमने जर्नल सीख लिया। अब कहता है कि टोटल जो अमाउंट हम उसको पे करेंगे, टोटल अमाउंट में क्या क्या आता है, उसका कैपिटल आता है, जनरल रिजर्व आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, वो सब तो यहाँ कुछ नहीं दिया है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि उसको उस सब आप छोड़ दीजिए, आप दिमाग में मत लाइए, हम आपको निकाल के दे रहे हैं कि 1,75,000 आप उसके एग्जीक्यूटर को पे कर रहे हो। तो इसका जर्नल एंट्री आप करके दिखाओ। तो बहुत आसान है रे बाबू, देख इसका 2 एंट्री होगा। पहला होगा कि वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। ठीक है, तो ये जो 1,75,000 है हमने y के कैपिटल से उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया और फिर बाद में हमने क्या किया, उसके एग्जीक्यूटर को पे कर दिया। तो इसके लिए एंट्री करोगे वाइज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,75,000। होपफुली दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। यस सर, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डेथ का। बाबू अब बहुत इंपॉर्टेंट सम एक डेथ का मैं बता रहा हूं। आपके स्क्रीन में क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना। दानी, शाना, प्रांजल ये 3 पार्टनर है, तीनों का रेशियो गिवन है।
कहता है दानिश डाइड ऑन 30 सितंबर 2019। तो मैं यहां पे लिखता हूं दानिश, आना और प्रांजल, आना और प्रांजल 5:3:2 है। दानिश डाई कर गया 30/9/2019 में, आई थिंक 19 ही है ना, 19 में मर गया। तो इसका मतलब ये जिंदा रहा। एक फाइनेंशियल ईयर इसका लिख लो, 1/4/19 से 31 मार्च 20 के बीच का ये डेट आता है, 30/9/19। तो यहां से यहां तक देखोगे तो 6 मंथ्स वो जिंदा रहा। यहां तक क्लियर है? ये सब क्लियर है। चलो आगे बढ़ता हूं। ही शेयर ऑफ कैपिटल, इसको क्या क्या मिलेगा? द एग्जीक्यूटर्स ऑफ दानिश आर एंटाइटल्ड टू, कहता है ही शेयर ऑफ कैपिटल, यानी दानिश का कैपिटल गिवन है, दानिश का कैपिटल गिवन है 5 लाख। कहता है ये तो उसको मिलेगा ही, इंक्लूडिंग उसका गुडविल। तो डी इज शेयरिंग गुडविल। तो गुडविल कितना है? तो यहां पे लिखा है द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज 60,000। अब इसमें से तुम दानिश का हिस्सा निकाल लो, 60,000 इंटू 5/10 इज 30,000। ये हिस्सा आ गया दानिश का। ठीक है, अब इसके लिए जर्नल एंट्री क्या होता है? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दानिश कैपिटल अकाउंट। डेथ और रिटायरमेंट में सेम जर्नल एंट्री, ये 30,000 आ गया। चूंकि न्यू रेशियो नॉट गिवन है तो ए और पी में हम 3:2 में इसको बांट देते हैं, तो ये आ जाएगा 18,000 एंड 12,000। होपफुली सब कोई बांट लोगे। ठीक है, अब कहता है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू हिज डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स टिल डेट ऑफ डेथ। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वाज 2 लाख। बाबू ध्यान से दे, तो यहाँ पे ना प्रीवियस ईयर का सेल गिवन है। मैंने अभी सिखाया था कि 3 चीज चाहिए होगा। प्रीवियस ईयर का सेल 2 लाख गिवन है, और क्या गिवन है? प्रॉफिट फॉर द सेम ईयर वाज 10% ऑन सेल्स। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी गिवन है। चल ठीक है 10% गिवन है। और क्या कहता है? सेल शोज अ ग्रोथ ट्रेंड ऑफ 20%, यानी करेंट ईयर का जो सेल है वो डायरेक्ट दिया हुआ नहीं है, तुम्हें निकालना पड़ेगा। कहता है जो 2 लाख था ना वो 20% से बढ़ जाएगा 2 लाख। अब 2 लाख का 20% करोगे तो 40,000 आएगा, यानी 2,40,000 ये करेंट ईयर का सेल आ गया। अब मैं क्या करूंगा? करेंट ईयर का ही सेल निकालूंगा, पर जितना मंथ वो जिंदा था उतने मंथ का निकालूंगा, 6 मंथ का निकालूंगा। तो मुझे उतने ही मंथ का चाहिए, तो 2,40,000 इंटू 6/12 करूंगा तो 1,20,000 आ गया। इतना मैंने करके छोड़ दिया। फिर आगे देखते हैं क्या लिखा है। फिर कहता है एंड प्रॉफिट अर्निंग इज रिड्यूस्ड बाय 1%। तो करेंट ईयर का जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का जो परसेंटेज होगा, देख पिछले साल 10% था, इस साल 1% से घट गया, यानी 9% होगा। ठीक है, अब मैं यहां पे दानिश का शेयर निकालूंगा कि उसको कितना प्रॉफिट में हिस्सा मिलना चाहिए। बाबू लोग देख, ये हमारा सेल है 1,20,000। ठीक है, ये 6 मंथ का सेल है, हम पहले इसको कन्वर्ट कर दिए थे 6 मंथ्स में। उस पे कितना परसेंट इसको मिलेगा? 9%। ये प्रॉफिट हो गया 9%। तो 1,20,000 का 9%, ये 9% जब निकालोगे तो ये पूरे फर्म का आएगा। मुझे चाहिए दानिश का कितना है? 5/10। तो ये 5/10 मैंने निकाला। 00005222 600 इंटू 9, ये 5400 आ गया। बात आई समझ में? अब इसका जर्नल एंट्री तुमसे कोई पूछे तो फटाफट से दिखा दो उसको। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू दानिश कैपिटल अकाउंट, 5400 सो सिंपल। अब देखो आगे क्या कहता है। हाफ द अमाउंट वाज पेड टू दानिश एग्जीक्यूटर इमीडिएटली, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड शो द वर्किंग्स क्लियरली। अब सबका जर्नल एंट्री हमने कर लिया। अब कहता है कि दानिश का जितना भी पैसा ड्यू है उसके एग्जीक्यूटर को आधा पैसा अभी तुम तुरंत दे रहे हो। तो तुम्हें क्या करना है? यहां से ध्यान से देखो, तुम यहां पे निकाल लो टोटल अमाउंट पेबल
टू दानिश। तो दानिश को हम क्या क्या देने वाले हैं, 5 लाख रुपीस देंगे कैपिटल का, प्लस 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 गुडविल का हिस्सा देंगे 30,000 का, प्लस शेयरिंग प्रॉफिट देंगे 5400 का। तो ये टोटल आ गया 5,35,400। कहता है इसका आधा आप उसके एग्जीक्यूटर को तुरंत दे दो। तो यहां पे आप निकालोगे अमाउंट पेड टू हिज एग्जीक्यूटर, 5,35,400 इंटू हाफ कर दो। तो ये आ जाएगा 2 2 2 जा 4, 1 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 700। ये पैसा आ गया अमाउंट पेड टू हिज एग्जीक्यूटर। तो आधा मैंने पे कर दिया, तो आधा कहां चला जाएगा, आधा कहां चला जाएगा एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में, कि वो पैसा ड्यू रह गया, वो पैसा ड्यू रह गया। आगे बात समझ में? यस सर, बिल्कुल क्लियर। अब इन दोनों का जर्नल एंट्री तुम्हें करना है, तो कैसे करोगे देखो ध्यान से। पहले ये जो एग्जीक्यूटर को आप ट्रांसफर कर रहे हो उसके लिए क्या करोगे, डीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 267700 दूसरा एंट्री ये जो लोन में ट्रांसफर कर रहे हो तो उसके लिए एंट्री करोगे डीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट 267700 टू डीज लोन अकाउंट 267700। अरे यार इतना डेप्थ में बना लो, बहुत है, ठीक है। और जो मैंने बताया तुमको ट्रिक, इसको भूलना नहीं है। एग्जाम्पल आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक है उसके एग्जाम्पल में जो जो सीबीएसई का प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है उसको जरूर बना लो डेप्थ में। तो आई होप ये बिल्कुल तुम्हें समझ आ गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। यस सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। मिलते हैं अगले क्लास में डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म के साथ। चलो ठीक है, मिलते हैं।